of English greeting. This is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is infinitive. In this part 4 we are going to learn the differences between various types of infinitives. पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से हम बेयर इन्फिनेटिव को, कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव को, परफेक्ट इन्फिनेटिव को यूज करते हैं और पार्ट 1 पार्ट 2 में जितने भी टाइप के इन्फिनेटिव्स आज आपने देखे हैं, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम मिक्स्ड और इंटीग्रेटेड सेंटेंसेस लेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे और एक बार फिर रिवाइज करेंगे कि इनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसलेशन के थ्रू हम यहाँ पर चलेंगे, जो कि आपकी स्पोकन लैंग्वेज के लिए बहुत अच्छा होगा और राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। और यदि आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो जो सेंटेंसेस में छोटे छोटे ट्विस्ट आपके आते हैं, उन ट्विस्ट को सॉल्व करने में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं इनसे रिलेटेड लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से आप इनको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। आइए आज शुरू करते हैं इन्फिनेटिव का सबसे पहला पार्ट, जिसको हम सिंपल इन्फिनेटिव कह सकते हैं, उसको हम यहाँ पर सीखेंगे। सिंपल इन्फिनेटिव हम सभी के एग्जाम्पल्स को बारीकी से समझने वाले हैं डिफरेंसेस के साथ। यहाँ पर सिंपल इन्फिनेटिव के अंदर आपको क्या दिखाया जाता है कि आपके पास पर्पस होता है, पर्पस। और आप पर्पस को कैसे शो करते हैं? देखिए, अगर आपके पास पर्पस है तो पर्पस का सीधा सा मतलब है कि वर्क होना है, वर्क होना है। इसका मतलब है ये फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये फ्यूचर बेस्ड है। जैसे कि मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया हूँ तो मेरा सेंटेंस होगा आई हैव कम हियर टू टीच यू। तो यहाँ पर अभी तक टीचिंग का वर्क नहीं किया है, टीचिंग का वर्क होना है, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या होगी? पढ़ाने आया हूँ। नॉर्मल हिंदी आप जानते होंगे, पढ़ाने आया हूँ। इट मीन्स अभी पढ़ाना बाकी है। मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने आया हूँ, पढ़ाना अभी बाकी है। तो आया हूँ आपकी मेन वर्ब है जो कि यहाँ पर आ गई, और जो आपका इंटेंशन है पढ़ाने को, उसको आपने टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के अंदर कर दिया। ये आपका सिंपल इन्फिनेटिव है। इसकी कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे किसके साथ? परफेक्ट इन्फिनेटिव के साथ। तो हमारा दूसरा हमने यहाँ पर लिया है परफेक्ट इन्फिनेटिव। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को लेकर बात करें तो उनका सीक्वेंस दूसरा है, लेकिन इन्फिनेटिव को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रिलेटेड जो टाइप्स हैं इन्फिनेटिव के, उनको साथ रख करके समझें। इसलिए हमने यहाँ पर सिंपल इन्फिनेटिव के साथ परफेक्ट इन्फिनेटिव लिया है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या होता है? परफेक्ट इन्फिनेटिव में जो आपका एक्शन है, जो भी आपका मेन वर्ब से अलग दूसरा वर्क है, वो क्या होता है? ऑलरेडी डन होता है, वह पहले से ही हुआ होता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मुझे दुख है कि मुझसे आपकी किताब हट गई है, मुझसे आपकी किताब हट गई है। आप इसी सेंटेंस को कई तरह से कह सकते हैं कि आपकी किताब मेरे द्वारा फट जाने से मुझे बहुत अफसोस है। तो यहाँ पर जो वर्क है वो ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आप कहेंगे आई एम सॉरी। अब चूंकि किताब ऑलरेडी फट गई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसको हम एक दूसरे कलर से यहाँ पर लिख रहे हैं,
टू हैव टॉर्न योर बुक। तो यहां पर जो टू हैव टॉर्न है ये परफेक्ट इंफिनिटिव है। इट मींस जिस हुए हुए काम के बारे में आप कोई बात करते हैं वो परफेक्ट इंफिनिटिव होता है, और जब आप किसी होने वाले के कार्य के बारे में जो भी होना बाकी है बात करते हैं तो वह आपका सिंपल इंफिनिटिव होता है। इसके दूसरे एग्जांपल्स आप यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि मुझे पढ़ाना है, आई एम टू टीच, यानी पढ़ाना अभी बाकी है, एम यहाँ पर है। अब आप कहेंगे कि हमने तो आई हैव टू टीच जैसा सेंटेंस पढ़ा है, तो अगर हम यहाँ पर लिखें दूसरा सेंटेंस आई हैव टू टीच, तो अभी हम इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस बताएंगे। और इसी तरह से दूसरे डिफरेंसेस जानने के लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पूरी सीरीज को समझने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। आई एम टू टीच, आई हैव टू टीच, आज कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब किसी टेंस से कोई उसका रिलेशन नहीं होता। वो लिंकिंग वर्ब हो सकती है, प्रिंसिपल वर्ब हो सकती है, मॉडल हो सकती है, और आपकी मेन वर्ब हो सकती है, कोई भी टेंस हो सकता है। हमारी जो मेन प्रॉब्लम है वो है इन्फिनेटिव, तो हमें देखना है कि इन्फिनेटिव पर किसी भी टेंस का कोई असर नहीं पड़ता। तो हमने यहाँ पर कहा आई एम टू टीच, मुझे पढ़ाना है, और आई हैव टू टीच। लगे हाथ आपको बताते चले कि अगर हम आई एम टू टीच इसको केवल लिंकिंग वर्ब में बात करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि एम का मतलब है कि अभी आपका जो वर्क है वो रिमेनिंग है। रिमेनिंग का क्या मतलब हुआ कि अभी मुझे पढ़ाना बाकी है। और आई हैव टू टीच का मतलब है कि आपके ऊपर कंपल्शन है कि भाई मुझे पढ़ाना है और अभी मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूं, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता हूं। देयर मे बी सो मेनी रीजंस, एंड इन दिस केस वेयर यू हैव अ लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब में आपका काम बचा हुआ है, केवल आपकी इंटेंशन है कि आपका वर्क बचा हुआ है और आप बचे हुए काम को परफॉर्म करेंगे। आई एम टू टीच, आई एम टू गो, आई एम टू लर्न, आई एम टू सिंग, समथिंग लाइक दैट। और जो आपको अगर हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया गया है तो आप कंपेल्ड हैं, आपको वह काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करते हैं, और परफेक्ट इन्फिनेटिव के अंदर आप क्या करते हैं कि आप टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं जब कोई वर्क आप ऑलरेडी कर चुके हों। इसके बाद हम दूसरे इन्फिनेटिव्स के एग्जाम्पल को समझेंगे। यहाँ पर कंपैरिजन में हमने इन्फिनेटिव जो कि फिर एक बार से सिंपल इन्फिनेटिव को लेते हैं, इसकी कंपैरिजन हम करेंगे बेयर इन्फिनेटिव से। सिंपल इन्फिनेटिव अब की बार भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका एक पर्टिकुलर रीजन यह है कि जब भी हम इन्फिनेटिव की बात करते हैं तो इन्फिनेटिव का नाम आते ही आपको एक चीज नजर आती है जिसे आप कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे आप इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर बार आपको फर्स्ट फॉर्म टू के साथ मिलने वाली है। इसके अंदर पर्पस होता है, ये भी आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। फिर यहाँ क्या है ये हमें देखना है। देखिए हमने कहा आई इंटेंड टू लर्न मच, आई इंटेंड टू लर्न मच। आई इंटेंड का मतलब है मेरी इंटेंशन, मेरी इच्छा यह है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ूं, ठीक है। लेकिन बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव में आप क्या करते हैं कि इसके अंदर आपको जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना होता है, ये नहीं लगाना होता। इट मींस इन्फिनेटिव में टू नहीं, विदाउट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा? हमने कहा आई सो यू प्ले, ठीक है। अगर आप आई सो यू प्लेइंग करेंगे तो भी सेंटेंस सही है। हिंदी है इसकी, मैंने आपको खेलते हुए देखा। तो यहाँ पर जब आपकी मेन वर्ब पर सी, सॉ, सीइंग
क्राई, क्राइड, क्राइड और कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जो आपको प्रीवियस वीडियोस में बताई थी। केवल उनके आने पर आगे आने वाली वर्ब से पहले टू नहीं लगाया जाता है। तो आपको ये वर्ब्स लर्न करनी पड़ेगी कि वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनमें आगे आने वाले इन्फिनेटिव पर टू नहीं लगाया जाता। अगर आप यहाँ पर प्लेइंग कर देते तो ये पार्टिसिपल कहलाता। पार्टिसिपल के लेक्चर्स जल्दी ही हम सीरीज में आगे शुरू करने वाले हैं, देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर आपने कहा आई सो यू टू प्ले, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा। अगर आप एरर अटेम्प्ट कर रहे हैं, एरर बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें आपको स्पॉटिंग एरर करना है, तो ऑलवेज ये आपके लिए जो रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अभी हमने यहाँ पर सीखा कि सो एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद आने वाली वर्ब से पहले आप टू नहीं लगाते। यहीं पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल और लेंगे। अगर आपके पास मेन वर्ब है, अच्छी बात है, लेकिन अगर मेन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव के बाद एक और इन्फिनेटिव आता है तो वहां क्या करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई वांटेड टू हेल्प यू डू दिस। तो आपको एक बात याद रखनी है, आपने देखा यहां पर आया है वांटेड, तो वांटेड वर्ब के बाद तो आप टू यूज कर सकते हैं इन्फिनेटिव का, आपने कर लिया। लेकिन अब वर्ड आ गया हेल्प, और हेल्प के आगे चाहे हेल्प इन्फिनेटिव पर रखा हुआ हो, चाहे हेल्प आपका मेन वर्ब पर रखा हुआ हो, हेल्प वर्ड आने के बाद आप उससे आगे दूसरे आने वाले इन्फिनेटिव में भी टू यूज नहीं कर सकते हैं। आपका कंफ्यूजन रहता है कि अगर मेन वर्ब पर हेल्प वर्ड आ गया तो अगले आने वाले इन्फिनेटिव पर टू नहीं लगता। इससे आगे एडवांसमेंट यह है कि अगर कोई वर्ब ऑर्डिनरी वर्ब आई और आपको उस वर्ब के आगे इन्फिनेटिव आया तो वांटेड की वजह से हेल्प को खुद टू लगाना पड़ेगा, लेकिन हेल्प दूसरे इन्फिनेटिव को टू नहीं लगाने देता। इसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो इसकी हिंदी आप किस तरह से समझ सकते हैं। इसकी हिंदी होगी मैं आपकी ऐसा करने में मदद करना चाहता था। किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए कई सारे वेज होते हैं। आप इसको किसी दूसरे वे से भी ट्रांसलेट कर सकते थे, लेकिन इन हेल्पिंग वगैरह प्रेपोजिशन प्लस जेरेंट का यूज करके। लेकिन सवाल यह है कि हमें यहाँ पर सीखना है इन्फिनेटिव, और अगर आपको इस स्पॉटिंग एरर में इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो वहां हम क्या लिख सकते थे, सेंटेंस डजंट मैटर, वहां जो लिखा है उसी में आपको एरर फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो आप इसमें यहाँ पर अच्छे से समझ गए होंगे, और इस सिंपल इन्फिनेटिव से बेयर इन्फिनेटिव को आपने अच्छे से यहाँ पर कंपेयर कर लिया होगा। यहाँ पर सीखने के लिए एक सेंटेंस मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ। अगर मैं सी वर्ब को मैंने यहाँ पर यूज किया आई सो यू प्ले, तो अगर मेन वर्ब पर सो आया तो आगे टू नहीं लगने दिया इसने। लेकिन अगर यहाँ पर मैंने सपोज कीजिए एक जनरल सा वर्ड वांटेड लिखा और मैंने लिखा आई वांटेड टू सी यू, तो वांटेड वर्ड आया, ये ऐसा वर्ड है जो अपने आगे आने वाले इन्फिनेटिव पर टू लगने देता है। तो इस सी को टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पावर चलती है वो पिछले वाले वर्ड की चलती है। सी अपने आगे वाले को टू लगाने दे या ना लगाने दे, वैसे लगाने नहीं देगा, लेकिन इसको खुद टू लगाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे जो पावर है वो वांटेड की है और वांटेड टू लगवाता है। इसके बाद आगे आने वाला कोई भी इन्फिनेटिव है तो उसमें आप क्या करेंगे, टू नहीं लगाएंगे। इस सेंटेंस को आगे बढ़ाकर देखते हैं। आई वांटेड टू सी यू राइट दिस। हमने इस सेंटेंस को आगे बढ़ाया तो हमने टू यहाँ पर नहीं लगाना है।
ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद दूसरे टाइप के इन्फिनेटिव्स की अभी हम कंपेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और इसको आप पूरी तरह से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, तो कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव के अंदर कॉन्टिन्यूटी तो डेफिनेटली आनी ही है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि कॉन्टिन्यूटी आती किस तरह से है। जैसे कि हम कहेंगे वह बीमार होने का बहाना कर रहा लगता है, वह बीमार होने का बहाना कर रहा लगता है, या आप इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने में कह सकते हैं ऐसा लगता है, ऐसा लगता है वह बीमार होने का बहाना कर रहा है। तो इसकी जो ट्रांसलेशन बनेगी उसमें ऐसा लगता है कि इंग्लिश होती है इट सीम्स, वह बीमार होने का बहाना कर रहा है। अगर आप इट सीम्स लगाते हैं तो क्लोज ज्यादा अच्छा सेंटेंस बनाने वाली है, लेकिन हमारा यहाँ पर पर्पस है इन्फिनेटिव का यूज करना। तो जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम वर्ड फॉर वर्ड जाएं, बल्कि हम कुछ पार्ट को ओमिट भी कर सकते हैं। और अगर हम इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, वह बीमार होने का बहाना कर रहा है। तो इट सीम्स आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इट सीम्स दैट ही प्रिटेंड्स, अगर हम यहां पर करते हैं टू बी सिक, आप कहेंगे कि सर इस कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव में आपने पीछे बताया था कि टू बी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, लेकिन आपने तो यहाँ पर बी का यूज किया है। तो जरा समझिए, अगर मैंने कहा आप लाल शर्ट में हैं तो यू आर इन अ रेड शर्ट, या आप लाल शर्ट पहने हुए हैं तो यू आर वियरिंग रेड शर्ट, ठीक है। या हम कहें यू आर इन रेड शर्ट, तो क्या है वो अपने आप में कॉन्टिन्यूअस ही है, माना कि यहाँ पर आईएनजी नहीं लगा। इसी को अगर आप आईएनजी में करना चाहते थे तो इस तरह से आप लिख सकते हैं टू बी सफरिंग। तो आपने सिक ना लिख करके टू बी के बाद सफरिंग कर दिया, तो टू बी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपका आ गया। तो कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टीजीटी हुआ, पीजीटी हुआ, वहां पर आपको इसे अंडरलाइन करके ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि ये कौन सा इन्फिनेटिव है। अब देखिए, अगर प्रिटेंड कर रहा है और मैं इसको सिंपल इन्फिनेटिव कहता हूं तो ये वह फ्यूचर में बीमार होगा, ऐसा नहीं है, उसी समय बीमार होने की बात है। रेड शर्ट वाले एग्जाम्पल से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव। ऐसा भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ही बिलीव्स टू बी लिविंग इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या हो गया, बिलीव है, करता है कि आगे उसका वर्क जारी रहेगा। अब यहां पर बोलने के समय जब एक्शन परफॉर्मेंस में होता है, कंटिन्यूटी में होता है, तो क्या होता है, आप टू बी प्लस आईएनजी लगाते हैं। क्या, जब बोलने के समय, जैसे कि यहाँ पर अब हम कह रहे हैं कि अगले वर्ष उसका जो अमेरिका में रहना है वह जारी रहेगा, या इस समय हम कह रहे हैं कि वह बीमारी में है, इस समय वह बीमारी का बहाना कर रहा है, तो उस समय वह बीमारी का बहाना कर रहा है। और जब आप फ्यूचर की बात करते हैं और किसी सम सर्टेन टाइम में किसी कंटिन्यू एक्शन के कंटिन्यू रहने की बात करते हैं, तो भी वहां पर आपका कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर आगे के समय की बात कर रहे हैं, जब हम पिछले समय से आगे तक की बात करते हैं तो वहां परफेक्ट इन्फिनेटिव होता है। जैसे कि हम कहें ही इन्फॉर्म्ड अस टू हैव बीन राइटिंग एसेज।
अब यहाँ पर टू हैव बीन का क्या मतलब हुआ, यानी इंफॉर्मेशन देने के समय वह ऑलरेडी पिछले समय से काम जारी रखे हुए था, इसलिए यहाँ पर हमने टू हैव बीन लगाया। इट मीन्स जो एक्शन था वो ओल्ड टाइम से चल रहा था, वह ओल्ड टाइम से चल रहा था। मैंने कहा आई होप टू बी अर्निंग वेरी वेल, तो होप टू बी अर्निंग यानी आगे आने वाले वर्ष में काम शुरू होगा, ठीक है, फ्यूचर ओरिएंटेड है। या तो आपका बोलने के समय कार्य हो रहा हो, या सर्टेन फ्यूचर पर काम हो रहा हो, लेकिन परफेक्ट इन्फिनिटिव में, ठीक है, पहले से ही, पहले का मतलब है पिछले टाइम से जो आपका वर्क है चल रहा है, वहां पर परफेक्ट इन्फिनिटिव आएगा। आप कहेंगे मैंने तो उसे बहुत पहले से वहां वर्क करते हुए देखा है, तो अब ऐसी सिचुएशन में पाया है आई फाउंड हिम टू हैव बीन वर्किंग देयर। तो ये आप समझ गए हैं कि जो काम पीछे से कनेक्ट हो और लगातार चल रहा हो, तो वहां पर आप टू हैव बीन का यूज करते हैं, और ये परफेक्ट इन्फिनिटिव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव की कैटेगरी के अंदर जाता है। आइए देखते हैं अब दूसरे एग्जांपल्स। स्प्लिट इन्फिनिटिव, जैसा कि इसके नाम से दिया हुआ है स्प्लिट, तो सीधी सी बात है, टू आया, आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, ये बीच से स्प्लिट हो गया, टूट गया, और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई नया वर्ड आ गया, इस सिचुएशन को स्प्लिट इन्फिनिटिव कहते हैं। और स्प्लिट इन्फिनिटिव का कोई एग्जिस्टेंस फॉर्मल इंग्लिश में नहीं है। हमने कहा इट वॉज डिफिकल्ट, it was difficult to correctly give answer। तो यहां पर टू और गिव के बीच में एडवर्ब आ गया करेक्टली, ये स्प्लिट इन्फिनिटिव कहलाता है, और ये रॉन्ग वे ऑफ सेंटेंस है, स्ट्रक्चर गलत है। राइट क्या होगा, आप लिखेंगे इट वॉज difficult to give answer correctly। एडवर्ब का जो प्लेस है वहां लगाइए टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में किसी भी तरह का एडवर्ब आना फॉर्मल इंग्लिश के अंदर मीनिंगफुल नहीं होता है, रॉन्ग होता है, यहां पर आपकी एरर आएगी। अब आता है इस रूल के बाद क्वेश्चन कि कुछ इन्फिनिटिव्स हैं जिनके पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं। तो इन्फिनिटिव के पैसिव वॉइस को समझने के लिए पार्टिसिपल और जेरेंड को लेकर के पैसिव वॉइस कैसे हो सकते हैं, होते हैं या नहीं होते हैं, और होते हैं तो कौन से होते हैं, ये आप हमारे आने वाले सीरीज में देखिएगा। और हमारी पैसिव वॉइस की सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें इन्फिनिटिव के कुछ पार्ट्स के कुछ जो इन्फिनिटिव के टाइप्स हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाएं, वो ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आप सर्च करके निकाल सकते हैं। और अगला हमारा जो सीरीज शुरू होने वाला है वो पार्टिसिपल्स बेस्ड होगा। उसको समझने के लिए, स्टडी करने के लिए, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन पर हम बात करेंगे। एंड प्लीज लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी अगली सीरीज में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।